हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पर मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स का टेस्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल पार्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन आईएनएस कलिंगा? निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल पार्क आईएनएस कलिंग पर स्थापित किया गया है? स्वस्थ वायु, अग्निप्रस्थ, त्रिनेत्र, जीवन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अग्निप्रस्थ। अब देखिए, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है वो कलिंग, आईएनएस कलिंग पर इस्टेब्लिश किया गया है। बेसिकली आईएनएस कलिंग की जितनी भी जानकारी है और आज तक जो भी अचीवमेंट है, उपलब्धि है आईएनएस कलिंग की 1981 से लेकर अभी तक, उस सबको इस मिसाइल पार्क में दर्शाया जाएगा। साथ के साथ जितने भी लोग आईएनएस कलिंग से जुड़े हुए हैं उन सबको ये समर्पित भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आईएनएस कलिंग। ध्यान रखिएगा, मिसाइल पार्क इस पर अग्निप्रस्थ बनाया गया है, मतलब अब उसको पूरा अभी तैयार किया जाएगा। जो ऑप्शन में था स्वस्थ वायु, वो सीएसआईआर ने मात्र 36 दिनों में वेंटिलेटर बना कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण मरीजों के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में भारत का स्वनिर्मित वेंटिलेटर सीएसआईआर ने स्वस्थ वायु मात्र 36 दिन में बना कर दिया है। इसके बाद एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर जीवन, ये इंडियन रेलवे ने भी बनाया है। ठीक है, इंडियन रेलवे का वेंटिलेटर पूछे तो जीवन। साथ के साथ इस बीच में इंडियन रेलवे जो है वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दो ट्रेन आपस में कोलाइड ना करें, टकराएं ना, तो उसके लिए त्रिनेत्र जो है सिस्टम भी लगाने जा रही है। ठीक है, ये पटरियों पर जो अवरोध होते हैं, जो ट्रैक्स पे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी पता लगा लेती है, तो इससे दो ट्रेन के बीच में कोलिजन होने से बच जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हैज़ वन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय सैन्य अधिकारी ने यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? भावना कंठ, सुमन गवानी, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सुमन गवानी। अब देखिए, ये जो सुमन गवानी हैं, इन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए काम किया है और इनका जो पूरा वर्क जोन रहा है वो अफ्रीका रहा है। अफ्रीका में नैरोबी में इन्होंने बहुत सारे साउथ सूडान के जो फोर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया है, अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस उनको ट्रेनिंग दिया है और इनको अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद जो बाकी के 3 ऑप्शंस थे आपके पास, भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी, ये इसमें अवनी चतुर्वेदी जो हैं वो पहली महिला बनी जो फ्लाइटर जेट फ्लाई करती हैं, उड़ाती हैं। इनके साथ जो बैठी हुई थी वो मोहना सिंह और भावना कंठ थी। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसको ऑप्शंस में डाला था। क्वेश्चन नंबर 3, वी विद्यावती इज द न्यू चीफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया? वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई प्रमुख हैं। भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, आर डी बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अलेक्जेंडर कनिंगम। इसका भी सही आंसर है बी, अलेक्जेंडर कनिंगम। अब देखिए, हाल ही में वी विद्यावती को डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बनाया गया है। ये 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। 12 मई को इनको बनाया गया है। अब बात उठती है कि अलेक्जेंडर कनिंगम को क्यों फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, पहले 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसा बनाया था अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में, लेकिन वो बाद में चल नहीं पाया। 63-64 तक आते आते उसको ख़त्म कर दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग। लॉर्ड मायो के समय 1870 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फिर से इस्टेब्लिश किया गया फुल फ्लेज्ड, जिसका पहला डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को ही बनाया गया। और अलेक्जेंडर कनिंगम ने इन सबसे पहले ही ओवरऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि वो इंजीनियर थे, तो आर्कियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट किया था। वायसराय को उनका मतलब
इंपॉर्टेंस समझाया था कि आर्कियोलॉजी का, पुरातत्व सर्वेक्षण का कितना महत्व है, राइट। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके बाद जॉन मार्शल आपके ऑप्शन में था। जॉन मार्शल उस समय एएसआई के गवर्नर जनरल थे जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, राइट। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1921-22 में। जेम्स प्रिंसेप जो हैं ये 1837 में अशोक के अभिलेख को पहली बार इन्होंने डिकोड किया है और इन्हीं के बेसिस पर पूरा इनके काम को पढ़ा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने और फिर इंडिया में आर्कियोलॉजी को एक नया मुकाम दिया है। आर.डी. बनर्जी, ये जॉन मार्शल जिस समय डायरेक्टर जनरल थे उस समय इन्होंने मोहनजोदड़ो खोजा था, ठीक है। आर.डी. बनर्जी 1922 में, रखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क सन टेम्पल विल बी 100% सोलराइज्ड, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कोणार्क मंदिर 100% सौरकृत होगा, सही कथन ढूंढें। स्टेटमेंट 1, द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हदेव वन इन 13th सेंचुरी। मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हदेव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इट वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1984। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। दोनों ही कथन सही है कि 13th सेंचुरी में ईस्ट गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हदेव वन ने निर्माण करवाया था कोणार्क में सूर्य मंदिर का और 1984 में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत स्थल में। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि कोणार्क सिटी को, पूरा का पूरा कोणार्क सिटी को अभी 25 करोड़ के इनिशियल लागत से सोलराइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, राइट। तो यही पूरा का पूरा है कि 10 मेगावाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, बहुत सारे सोलर ट्रीज, सोलर ड्रिंकिंग वाटर्स, ये सारे कुछ लगाए जाएंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा कोणार्क सिटी सोलराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम वय वंदना योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? दिव्यांग, विमेन, सीनियर सिटीजन्स, बीपीएल फैमिलीज। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीनियर सिटीजन। देखिए ये एक तरह से पेंशन स्कीम है कि अगर कोई भी व्यक्ति 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसे गवर्नमेंट 8% रिटर्न पर देती थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत रिटर्न्स। लेकिन पहले तो इसका डेट जो है वो फिक्स था 30 मार्च 2020 से पहले तक आप ले सकते थे इस योजना को का लाभ। अब जो है इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है, राइट। तो 3 साल का इसको बढ़ा दिया गया है। अब एक चीज़ और कि पहले 8% का रिटर्न देती थी गवर्नमेंट, तो 1.5 लाख रुपये अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता था जो कि मिनिमम है तो उसे 1,000 रुपये पर मंथ मिल जाता था। अब जो है करीब करीब वो 7.4% रिटर्न ही मिलेगा, कम हो गया है रिटर्न। तो 1,000 पर मंथ मिलने के लिए आपको 1,59,000 देना होगा और मैक्सिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट था वो 15 लाख था। तो अब उसी रेशियो में उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया है कि 15,90,000 के आसपास होगा अगर किसी को 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन चाहिए, राइट। और ये जो फिक्स है ना इंटरेस्ट रेट कि कितने दिन के लिए होगा, तो ये 10 साल तक गवर्नमेंट देती रहेगी इस पर, ठीक है, ऐसा ही इंटरेस्ट रेट। इसके बाद इस योजना को जो है वो क्रियान्वित करती हैं, रेगुलेट करती हैं कौन? एलआईसी, ठीक है। तो एलआईसी के अंतर्गत ये योजना लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज द फर्स्ट 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव रिसेंटली। इट वॉज मेड इन विच स्टेट? भारतीय रेलवे ने 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक इंजन का परिचालन किया। यह किस राज्य में बनाया गया था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बिहार। देखिए ये जो बिहार का मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है वो बिहार में, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। और इसको जो है हाल फिलहाल में जो मुगल सराय जंक्शन था पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहाँ से इसको संचालित किया गया है। इसकी संचालन जो है वो यूपी से, और ये बना था बिहार में, मधेपुरा में, राइट। तो इसलिए इसका नाम जो है वो वैग 12 है और इसके ऊपर जो नंबर है वो 60027 है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट हुआ है कहाँ, बना कहाँ पे? बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रो लोकोमोटिव जो कंपनी है वहाँ पर। और पहली बार कहाँ पे रन हुआ? तो मुगल सराय का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वहाँ से, राइट। क्वेश्चन नंबर 7,
An Impal-based NGO got praising from United Nations for its crowdfunding initiative for inclusive fights against COVID-19. Name the NGO. एक इम्फाल बेस्ड एनजीओ को कोविड-19 के खिलाफ समावेशी झगड़े के लिए अपनी क्राउड फंडिंग पहल के लिए यूनाइटेड नेशन से प्रशंसा मिली। एनजीओ का नाम बताइए। मतलब क्राउड फंडिंग है, एनजीओ ने, कौन से एनजीओ ने किया है? कुडॉल, गूंज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, खुडॉल। खुडॉल जो है इसका मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट होता है, और ये मेनली जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। मतलब जो किन्नर कम्युनिटी है, जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, उसके लिए किया गया है इसको, राइट। और ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय काम इन्होंने करा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए इन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू किया, लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, मेनली उस कम्युनिटी के हेल्प के लिए। और साथ के साथ इन्होंने पहला ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया है, वो मणिपुर में बनाया है। और मणिपुर में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहला इंडिया का स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? मणिपुर में है। इसके बाद जो गूंज है, ये बेसिकली डिजास्टर रिलीफ, जो आपदा के समय राहत कार्य होता है या ह्यूमैनिटेरियन एड होता है, मतलब किसी भी गरीब को कुछ सहायता दिया जाना, या कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई काम है, समुदाय विकास का कोई काम है, तो उसके लिए काम करती हैं। और भारत के 23 राज्यों में है। इसके जो चीफ हैं अंशु गुप्ता, उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, राइट। इसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपके ऑप्शन में था, ये बेसिकली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब भ्रष्टाचार का जो कितना ज़्यादा बढ़ा है सूचकांक है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल रिलीज करती हैं, राइट। और ये जो एनजीओ है, ये जर्मनी बेस्ड एनजीओ है, बर्लिन इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिलीज किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का जो डेट होता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे जो होता है, वो 3 मई को होता है। और ये जो रिलीज करती हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक पेरिस बेस्ड एनजीओ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रिलेटेड टू कोविड-19 द कोवैक्स 6800 इज। कोविड-19 से संबंधित कोवैक्स 6800 है ए टेस्टिंग मशीन, बी वैक्सीन, सी एंटी मलेरिया ड्रग, डी पीपीई किट। जल्दी से बताइए कि कोवैक्स 6800 क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए टेस्टिंग मशीन। बेसिकली ये भारत का पहला ऑटोमेटिक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है, जो कोरोना वायरस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन है। वो पहला है इंडिया का, जो कि 24 घंटे में करीब करीब 1200 सैंपल को जांच कर सकता है। इसके बाद जो वैक्सीन, अभी तक तो कोविड-19 का कुछ बना नहीं है, हाँ रिसर्च जरूर चल रहा है। एंटी मलेरियल ड्रग जो है काफ़ी फेमस रहा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा यूएस को सप्लाई भी किया। SCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये कहा जाता है कि एक तरह से इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में ICMR ने इससे कहा है कि इसके बदले में हम ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कांगड़ा टी भी मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया हुआ है, राइट। इसके बाद PPE किट्स बनाने के लिए जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है कि भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है PPE किट, क्योंकि भारत ने सेल्फ प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। पहले नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम था आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी, विविधता के लिए 25 साल की कार्यवाही का जश्न, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, जैव विविधता और सतत पर्यटन, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में है। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर साल 22 मई को 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेखतकर समिति या सेखतकर कमेटी वॉज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। सेखतकर कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? ए डिफेंस रिफॉर्म, बी टेलीकॉम रिफॉर्म, सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डी एजुकेशनल रिफॉर्म। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है ए डिफेंस रिफॉर्म्स। अब देखिए सेखतकर कमेटी मेनली जो है 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसने, मनोहर पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे,
2016 के नवंबर दिसंबर तक आते आते इसने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। और 2017 में जब अरुण जेटली डिफेंस मिनिस्टर थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने 99 रिकमेंडेशंस में से 65 रिकमेंडेशंस को मान लिया। और हाल फिलहाल में ये इसीलिए न्यूज़ में है, मई में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम उस सारे को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर देंगे। मतलब अब ये काम स्टार्ट हो जाएगा शिखरकर कमेटी के आधार पर। डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाने हैं उसको किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स? किस राज्य ने सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? छत्तीसगढ़, एमपी, केरल, सिक्किम। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एमपी। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना जो है वो स्टार्ट किया है। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स जो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, तो उन सब के लिए एक तरह से अपने राज्य में जितने भी उनके लेबरर्स हैं उसके लिए उन्होंने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है कि किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है। अब ये पहला राज्य ऐसा हो गया है मध्य प्रदेश। अब केरल ने भी एक योजना शुरू किया था जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। इसके तहत है कि गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिसंबर 2020 तक पहुंचाई जाएगी। राइट, तो इसके लिए KFON प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और साथ के साथ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। राइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट शुरू किया? यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यूपी। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसके तहत 800 किलोमीटर रोड के अलोंग, जो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है उसके दोनों तरफ हर्बल ट्री जैसे नीम, पीपल, सहजान, इन सब के ट्रीज लगाए जाएंगे। राइट, जो कि इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। राइट, तो ये यूपी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, Which one of the following program has been started recently to bring back Indians from abroad amid COVID-19? कोविड-19 के बीच विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नमामि भारत अभियान, जय भारत अभियान, वंदे भारत अभियान, नागरिक सुविधा अभियान। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वंदे भारत अभियान। देखिए अभी एक न्यूज़ भी आया है आजकल में कि करीब करीब 50,000 लोगों को बाहर से लाया जा चुका है, जो इंडियंस हैं उनको बाहर से इस योजना के तहत लाया जा चुका है। तो वंदे भारत अभियान, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी विदेश में इंडियंस थे, फंसे हुए थे या फिर वो भारत आना चाहते थे, तो उन सबको भारत लाया जा रहा है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सार्क। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। देखिए ये आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र जो है वो नॉर्वे में बेस्ड है। ठीक है, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है। और इसने कहा है कि करीब 50.8 मिलियन लोगों ने 2019 में 3 कारणों से मेनली कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और डिजास्टर्स के कारण 50.8 मतलब करीब करीब 5 करोड़ 8 लाख लोगों ने आंतरिक विस्थापन किया है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मतलब कंट्रीज के अंदर ही विस्थापन हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो नॉर्वेगियन बेस IDMC रिलीज करती है। अब अदर जो ऑप्शंस थे जैसे यूनिसेफ था, तो यूनिसेफ जो है बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट का काम, जो मानवीय या विकासात्मक सहायता बच्चों के लिए होता है, उसका फुल फॉर्म ही है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी था आपके ऑप्शन में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तरह से एक NGO है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है, जो कि पॉलिटिकल, एकेडमिक और
अन्य तरीके से जो सोसाइटी में लीड कर रहे हैं, उन सब की मदद से एक प्लेटफॉर्म देती है इकोनॉमिक पर्पस से, इकोनॉमिक चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, राइट। और हर साल इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डावोस में, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, राइट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और एनुअल मीटिंग होता है डावोस में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, ये जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में था सार्क। सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है। ये 8 देशों का, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इनका एक समूह है और जिसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, राइट। और एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। हाल में जब इन लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग भी हुआ है, तो उसके तहत एक सार्क में कोविड-19 के अगेंस्ट या डिजास्टर रिलीफ के अगेंस्ट एक फंड बनाने की बात भी पीएम मोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ये न्यूज़ में क्यों था। बीसीजी जो है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है और इंटरसेलुलर जो है इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन से रोग कंट्रोल करता है, कंट्रोल। तो उसको हम टीबी में यूज़ किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा। तो कहा कि कोविड-19 में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए WHO ने 2-3 बातें भी कही कि हो सकता है कि इससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो कोविड-19 का असर कम हो जाए। लेकिन अगर हम बीसीजी वैक्सीन ऑलरेडी कम है अवेलेबल, बहुत सारे जो बच्चों के में जो टीबी होता है उनके लिए कम पड़ जाता है बीसीजी वैक्सीन अभी भी। तो अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे ना कोविड-19 की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए इस प्लान को छोड़ दिया गया है। कोविड-19 के लिए भी सोचा जा रहा था, जैसे SCQ था वैसे ही इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल इन द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। निम्नलिखित चक्रवात में से कौन सा चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र में उतरने की उम्मीद है? ये आजकल में ही उतरने की उम्मीद है। आम्फान, निसाग्रा, वायु, तितली। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, निसाग्रा। देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना है बाकी के बारे में भी कि ये कल के डेट में निसाग्रा जो है कल 3 जून को प्रोबेबिलिटी है इसकी कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। अरेबियन सी में 2-3 दिन पहले से ही जो है प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था। कल उसको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ किया गया है और कल मतलब विजुअलाइज़ किया गया है और 3 जून को, 1 जून को विजुअलाइज़ किया गया और 3 जून को ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में आने की इसकी संभावना है। अब बाकी की जो अम्फान भी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, मई 2020 में ही अम्फान जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में आया हुआ था। वायु लास्ट ईयर जो है इसी जून में गुजरात में आया हुआ था और तितली जो है लास्ट ईयर 2018 में ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आया हुआ था। तो बे ऑफ बंगाल में कभी अगर प्रेशर जैसा सिचुएशन होगा तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे अक्सर, या तमिलनाडु में भी, जैसे गाज़ा तमिलनाडु में था। और जब वेस्टर्न अरेबियन सी में होगा तो वो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सब एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर इज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनज़र एक पहल हम कर सकते हैं कि बहुत जितने भी हमारे राज्य के सिटीजन्स हैं उन सब का हमारे पास एक रिपोजिटरी हो, एक डेटाबेस हो जिसमें कि हर व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम है, उनका बाय एज के साथ साथ उनके साथ और कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ हम एक जगह रख सकते हैं, सो दैट एक आइडिया होगा कि किस टाइम पे, जैसे कोविड-19 में जनरली जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी डिजीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो उन पर असर ज़्यादा हो रहा है इसका, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो ये एक हेल्प दे सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर हमें किस तरह से लोगों को टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड पाई
PAI पाई, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास NPCI, RBI, पेटीएम, नाबार्ड। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। अब देखिए एनपीसीआई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाया है एक चैटबॉट पाई, राइट, जो कि जो फास्टैग है या रुपए है या यूपीआई है या एईपीएस है। मतलब फास्टैग ये बेसिकली टोल वगैरह के लिए रुपए आप कार्ड यूज़ करते हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड का, वैसे रुपए कार्ड। यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि मोबाइल में आप वर्चुअल आईडी के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं किसी को पैसा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जो कि आधार अगर आपने फिंगरप्रिंट या आइरिस के द्वारा अगर आपने वेरीफाई करवाया है तो पेमेंट हो सकता है, राइट। तो उसी आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और वित्तीय समावेशन के लिए, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोगों को अवेयर करना, तो पाई सिस्टम को लॉन्च किया गया है कि लोगों को बताया जाएगा ताकि डिजिटली आप कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप फास्टैग से या यूपीआई से या एईपीएस से, रुपए कार्ड से। तो उसके लिए एक सिस्टम, एक चैटबॉट बनाया है क्या, तो पाई। तो पाई समझ में आ गया कि एक चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन देगा आपको, राइट। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, National Board of Wildlife have sought rejection of approval for the Italian hydroelectric project. The project is in which state? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अनुमोदन की अस्वीकृति मांगी है। परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। अब देखिए जो इटालियन प्रोजेक्ट था अब ये स्टार्ट होने वाला, तो वो दिबांग रिवर, दिबांग का दो दिर और तवांग है, दो उसका और ट्रिब्यूटरी है जिस पर इसको डिज़ाइन बनाया जाएगा बांध को, ठीक है। तो वो जो दिबांग रिवर है वो ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग, लोहित, ये सब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके ऊपर 7 साल में 3097 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, लेकिन उसको अभी कहा है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कि रोक दीजिए। कारण क्यों? क्योंकि इससे 285 परिवार और 18 गांव प्रभावित होंगे और साथ के साथ 2,80,677 पेड़ को काटा जाएगा। तो इस कारण से ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के कारण नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसको कहा है कि रद्द कीजिए, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन फॉर कोरोना वायरस। नेम द माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस के माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन विकसित की है। माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन के नाम बताइए। परोपकार, निदान, परम शक्ति, अतुल्य। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अतुल्य, डी। देखिए एक्चुअली क्या है ये माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन, कि इसने एक तरह से रिसर्च किया है या ये कि एक एक्सपेरिमेंट सफल किया है कि डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं हम, चेन को ब्रेक कर सकते हैं कोरोना वायरस के 56 से 60 डिग्री सेल्सियस। और इसको जो है ह्यूमन और अन्य चीज़ों पर भी प्रयोग करके देखा गया है और बिल्कुल ये वैलिड है। तो ये किया किसने है? तो डीआरडीओ की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो 20 क्वेश्चंस थे आपके मई मंथ से जनरली थे, उस सबको मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। ऐसे ही बाकी के आपको जब भी किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन में जाना है तो आपको स्टार्टिंग से जनवरी से लेकर अब तक के सारे ही करंट अफेयर्स को देखना है, राइट। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि सारे ही करंट अफेयर्स को इंक्लूड करता रहूं और टेस्ट सीरीज़ में, करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ में लाता रहूं आपके सामने। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।